इसके पहले हमने पढ़ा था लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? गरीबी, गरीबी में पढ़ा। और लेफर वक्र किससे संबंधित, एग्जाम में पूछा जा चुका है, कर से। कर आंसर लगाना है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस में लिखा है कर की दर, वाई में लिखा है कर की प्राप्ति। तो कर की दर को 5% करोगे तो कर की प्राप्ति मान लो सरकार को होती 5 करोड़। 10% करोगे तो सरकार को कर की प्राप्ति होती 10 करोड़। ऐसे एक सीमा तक कर की दर को बढ़ाते जाओ तो कर की प्राप्ति बढ़ेगी। एक सीमा के बाद कर की प्राप्ति में कमी आने लगेगी, ठीक है। इसका कारण है कर अपवंचन, टैक्स इवेशन, ठीक। जैसे सरकार आपको बोले कि 5% टैक्स दो तो आप दे दोगे, 10 दे दोगे, 20 दे दोगे, 30 दे दोगे। 50 बोलेगा तो थोड़ा रुकोगे, क्या करोगे? आप 1 करोड़ कमाते रहोगे, बोल दोगे नहीं मैं 1 करोड़ नहीं कमाता, 50 लाख कमाता हूँ। क्यों भाई? क्योंकि 50% टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक। 10 लाख कमाते रहोगे और बोलेगी सरकार 50% टैक्स दो, तो झूठ बोलोगे मैं 5 लाख कमाता हूँ करके। तो झूठ बोलना ही क्या है? कर की चोरी करना ही क्या है? कर अपवंचन। अब कर अपवंचन करेंगे, अपने आमदनी की सही सही जानकारी नहीं देंगे तो हमें कर की प्राप्ति में क्या आएगी? कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बस इतना ही याद रखना है। लेफर वक्र के अनुसार कर की दर को एक सीमा तक बढ़ाते जाओ तो कर की प्राप्ति बढ़ेगी। एक सीमा के बाद कर की दर को बढ़ाते जाओ, कर की प्राप्ति में कमी आने लगेगी। आ रहा है समझ में? चलो नोट करो, लिखेंगे। लेफर नामक अर्थशास्त्री के अनुसार, गुड मॉर्निंग, लेफर नामक अर्थशास्त्री के अनुसार कर की दर को, कर की दर को एक सीमा तक बढ़ाने पर कर की प्राप्ति बढ़ती है। कर की दर को एक सीमा तक बढ़ाने पर कर की प्राप्ति बढ़ती है। कर की दर को एक सीमा तक बढ़ाने पर कर की प्राप्ति बढ़ती है। सीमा के बाद पुनः कर की दर बढ़ाने पर कर की प्राप्ति में कमी आने लगती है। सीमा के बाद पुनः कर की दर बढ़ाने पर कर की प्राप्ति में कमी आने लगती है। ब्रैकेट में लिखो कर अपवंचन के कारण। कर अपवंचन के कारण, कर अपवंचन के कारण। हो गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। लेफर नामक अर्थशास्त्री के अनुसार करों की दर को एक सीमा तक बढ़ाने पर कर की प्राप्ति बढ़ती है। एक सीमा के बाद फिर से कर की दर बढ़ाओगे तो कर की प्राप्ति में कमी आने लगती है। कौन बोल रहा है? लेफर नामक अर्थशास्त्री। डायग्राम बनाओ जो कर दो। एक्स एक्सिस में लिखो कर की दर, वाई में लिखो कर की प्राप्ति, और पहाड़ जैसा बना दो जिसमें लेफ्ट साइड वाला पहाड़ थोड़ा लंबा रहेगा और राइट वाला कम लंबा रहेगा, नीचे जल्दी उतर जाएगा। बड़दिन में ऐसे होती बिहारी भाई, कहा बोले किया बोले है बड़दिन में है। करवा चौथ तो घर नहीं मनाते है ना। नोट कीजिए। अमन अशोक, अमन अशोक, बहुत दिनों बाद आया भाई। डीजल लेने गया था क्या? ये मनाने गई थी मैडम इसलिए लेट हुई, आप लेने गए थे इसलिए लेट हुई। अशोक, अशोक नाम है। चारू आखी,
अशोक की रानी कारुआकी, सुभद्रांगी, और क्या क्या नाम था यार? हैं? अरे यार, अपनी पत्नियों को याद नहीं रखता। इधर प्रेसिडेंट हो गया नोट। चलिए आगे बढ़े। डायग्राम बना लिया सबने? राइटिंग बढ़िया है। फोटो कॉपी कराने के लिए मांगेंगे आपको विद्यार्थी लोग, दे दोगे? दे देना, क्या है। हो गया सबका? चलिए अगला लिखो, कर सुधार। दो समितियों के बारे में पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न आ चुका है यहाँ से। पहला है राजा चलिया समिति। राजा चलिया समिति 1991, टैक्स से संबंधित सुधार करने के लिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया। दूसरा है तेलकर समिति 2003, करों से संबंधित सुधार के लिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। दोनों के बारे में पढ़ना है, दोनों से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए पिछले परीक्षाओं में। पहला है, मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखें, सिर्फ समिति का नाम लिखें। अब ध्यान से सुने, समिति का नाम लिख लिया सबने। राजा चलिया समिति 1991, इसने सुझाव दिया कि भारत में करों का निर्धारण कैसा होना चाहिए, लेफर ऑर्डर के अनुसार। यानी कि कर की दर को एक सीमा तक ही बढ़ाई जाए, इसके बाद बढ़ाओगे तो कर की प्राप्ति में कमी आने लगेगी। इसलिए भारत में करों का निर्धारण कैसा होना चाहिए? कौन बोल रहा है? किसानों की आमदनी पर भी टैक्स लगाने की बात किसने की? पहले भी बता चुका हूं। इसके पहले एक और समिति 1972 में किसने की थी? केन राज समिति में। ठीक है। राजा चलिया समिति ने सिफारिश की थी कि परमानेंट अकाउंट नंबर सबके होने चाहिए। सबका है, बना है? पैन कार्ड, पीके बीपीके 090, इस टाइप का कुछ रहता है नंबर। अपना ही बता रहा था, लास्ट का 3 डिजिट नहीं बताया। लिख हो जाता ना यार, ऑनलाइन में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। आयात शुल्क को आसान बनाया गया। आयात शुल्क को आसान बनाया गया, मतलब चाइना हमारे देश में मोबाइल बेचेगी तो हम उस पर कौन सा टैक्स लगाएंगे? सीमा शुल्क, आयात शुल्क। उस प्रक्रिया को आसान बनाया गया। समझ में आ रहा है? और जो भी व्यक्ति भारत देश से दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, उनके लिए लाइसेंस प्रणाली को अनिवार्य किया गया। निर्यात से संबंधित लाइसेंस उसके पास होनी चाहिए, तभी निर्यात करे, नहीं तो नहीं करे। आ रहा है समझ में? चलो बोलो भाई। भारत में करों का निर्धारण, किसानों पर भी परमानेंट अकाउंट नंबर को अनिवार्य किया गया, आयात शुल्क को आसान बनाया गया, निर्यातकों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया गया। चलो लिखो पहला पॉइंट, भारत में करों का निर्धारण भारत में करों का निर्धारण लेफर वक्र के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत में करों का निर्धारण लेफर वक्र के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा, किसानों की आमदनी पर भी टैक्स लगाई जाए। किसानों की आमदनी पर भी टैक्स लगाई जाए। किसानों की आमदनी पर भी टैक्स लगाई जाए। अगला, पैन को अनिवार्य किया जाए। PAN, पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। बने लक्ष्मी तो जमात नहीं है ना, दूसरा अप्लाई करना पड़ी नहीं तो। पैन को अनिवार्य किया जाए। अगला, आयात शुल्क को आसान बनाया जाए। आयात शुल्क को आसान बनाया जाए। ठीक।
अगला, निर्यातकों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया जाए। निर्यातकों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया जाए। निर्यातकों के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया जाए। बस अगला रीडिंग तो केलकर समिति 2003। केलकर समिति 2003। केलकर समिति 2003। तो भाई मनीष, बहुत दिनों बाद आया, टीका लेने गया था क्या? रोज आया कर भाई। नागू भाई ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, आपको बचाया उसने, जबकि आप गए थे कहाँ, तीजा लेने। ठीक है, चलिए। केलकर समिति ने सिफारिश की कि कर ढांचा को 4 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? ठीक है, कर का स्लैब, जैसे अभी कौन कौन सा कर का स्लैब है भाई, इनकम टैक्स में 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 30 से ज्यादा वाला भी है तो 3, 3, 4, 7 है। उसको कितने भागों में बांटने की सिफारिश की थी? उस किसने? ठीक है, अगला, कर के ऊपर लगाई जाने वाले अधिभार को खत्म करने की सिफारिश की किसने? केलकर समिति ने, लेकिन समाप्त नहीं किया है, अभी तक लगाया जाता है। अधिभार का मतलब क्या होता है? अधिभार अंग्रेजी में बोलते हैं सरचार्ज। अधिभार का मतलब होता है कर के ऊपर कर। अधिभार मतलब कर के ऊपर कर। जैसे भारत देश में जो व्यक्ति एक साल में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसके टोटल टैक्स पर 10% अधिभार लगता है। और 1 करोड़ से जो ज्यादा कमाता है, उसके कर पर कितना परसेंट अधिभार लगता है? समझ में आ रहा है? जैसे कोई व्यक्ति 7 लाख कमाएगा तो इसमें आ जाएगा 30% से ज्यादा कर, 30% से ज्यादा कर देगा, 30% कर देगा, उसका जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसमें फिर से कितना टैक्स लगेगा? इसी को बोलते हैं अधिभार। अधिभार मतलब कर के ऊपर कर। समाप्त करने की सिफारिश किसने की? लेकिन समाप्त नहीं किया गया है। अगला, कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया गया। ठीक है, जैसे आयुषी कि पिताजी LIC में पैसा जमा करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा जमा करते हैं, तो LIC में मान लो 1 साल का 2 लाख रुपए जमा करते हैं। ठीक, तो LIC में जो भी पैसा जाता है उसको हम माइनस कर देते हैं टैक्स देते समय। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैं 1 साल में 15 लाख कमाता हूँ उदाहरण के लिए, और LIC में 3 लाख रुपए जमा करता हूँ, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 लाख। और 12 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ता है भारत में वर्तमान में। अगर 15 लाख बताऊंगा अपनी इनकम तो टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 3 लाख जो LIC में चला गया उस पर छूट मिलती है। LIC में पैसा जाएगा तो उस पर क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो उसी छूट को समाप्त करने के लिए कौन बोल रहा है? समाप्त किया गया है क्या? विधवा तथा वरिष्ठ महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को कर में राहत देने की सिफारिश की किसने? बस चलो बोले भाई, पहला पॉइंट क्या लिखा है? कर ढांचे को 4 भागों में बांटा जाए, कर में दी जाने वाले अधिभार को समाप्त किया जाए। ये सिफारिश कर रहा है, समाप्त नहीं किया गया है। कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाए, विधवा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर में, फिर से बोलो पहला पॉइंट, सब लोग बोलना है, जल्दी बोली कल चाय पीना हो बता दो। फिर से बोलो, कर समिति कर के ऊपर लगाए जाने वाले अधिभार को, कर में दी जाने वाली छूट को, विधवा वरिष्ठ नागरिकों को कर में, कर कोनो बात नहीं माने। चलो लिखो। हाँ भाई बताओ, हाँ बताओ, हाँ आप विवेक। हाँ 10%, हाँ उसी को बोलते हैं कर के ऊपर कर को अधिभार। नहीं आएगा, वो अलग है। ये तो कर है ना, वो तो ब्याज। चलो बताऊंगा भाई, अधिभार क्या है। ठीक है, जैसे आपको लिखवाया था कितना लाख कमाए तो टैक्स नहीं लगता भाई, 0 से 4 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। 4 से 8 लाख के लिए कितना लिखे हो? 5%। 8 से 12 लाख के लिए कितना लिखे हो? ऐसा
24 लाख से ज्यादा, चलिए 30%, चेक करो। 24 लाख से ज्यादा के लिए 30%, ये आपने लिखा है, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति कितना कमाएगा, 60 लाख। तो यहां से कैलकुलेट करना चालू करो भाई। 4 लाख 60 लाख के बीच अंतर कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख का 5% कितना होगा, 4 पंचे 20, यानी कि 20,000। इधर अंतर कितना है, 4 लाख। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। ऐसा करते करते यहां तक जोड़ो, उसको टोटल करो, तो आ जाएगा टैक्स का अमाउंट। उसमें फिर से गुना 10/100 करो, तो क्या आ जाएगा, अधिभार। तो ये अधिभार वाला अमाउंट और ये टैक्स वाला अमाउंट, दोनों को टोटल करोगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। अधिभार का मतलब कर के ऊपर कर। आप ये मत सोचिएगा कि कैलकुलेशन ऐसे होता होगा, जैसे 60 लाख का 30%, ऐसा नहीं करना है। 60 लाख गुना 30/100, गलत हो जाएगा। ये आप कहां पर पढ़ोगे, मेंस में पढ़ोगे। 10वीं कक्षा बैंकिंग एवं आयकर नाम का चैप्टर है, जिसमें टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है बताया जाता है। पढ़े स्कूल में, याद है किसी को? हाँ, अरे यार तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नहीं करते भाई। जैसे जैसे 5 लाख का 5% नहीं निकालना है, 10 लाख का 10% नहीं निकालना है, 60 लाख का 30% नहीं निकालना है। शुरुआत से शुरू करना है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसा करते करते बताना पड़ेगा कब, क्या करोगे जान के। हाँ, पूरा कैलकुलेशन होता है भाई। चलो यार अब बता देता हूँ, बाद में बोलो फिर सर ने बताया नहीं। 0 से 4 लाख, 4 से 8 से 12, 12 से, चलो बताते जाओ कितना कितना है। 5, 10, मान लो शिवम भाई कितना पैसा कमाता है, 12 पंचे 60 लाख, 5-5 लाख कमाता है हर महीने। ठीक है, तो यहाँ से चालू करो। पहला, ठीक है, पहला में कितना आएगा टैक्स, 7। फिर दूसरा देखो, 4 से 8 लाख के लिए कितना टैक्स लगता है, मतलब घटाना है भाई यहाँ पे, है ना। तो 4 लाख का 5% कितना, 5/100, 4 पंचे 20,000। तीसरा, फिर से 4 लाख का गैप दिख रहा है, 4 लाख गुना कितना, 10/100। चौथा बोलो, फिर से 4 लाख का गैप दिख रहा है, 15%, बताओ, 15 चौक 60,000। पांचवा, फिर से 4 लाख का गैप, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20 चौक। छठवा, फिर से 4 लाख का गैप दिख रहा है इधर, गुना 25/100, कितना हो गया, 1 लाख। अब कितना, 24 लाख से ज्यादा। अब 24 लाख से हमको कहा जाना है, तो 60 - 24 कर दो, कितना आ जाएगा। कैलकुलेट में कैलकुलेटर करके बताओ भाई, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ। 36 गुना 30/100, शून्य कटा शून्य कटा, कितना आ रहा है, 108, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ये हो गया इसका टैक्स। सबको जोड़ो, कितना, ऐसा आ रहा है, ये ठीक है ना। ठीक, तो इसी में गुना अधिभार निकालने के लिए 10/100 करो, कितना आ जाएगा, एक तो शून्य कट जाएगा, 40,800। और टैक्स कितना था, 4 लाख। ठीक है, अब ये टोटल टैक्स देना पड़ेगा भाई, यही है अधिभार। आ गया समझ में सबको। ठीक, अब आराम से नहीं समझा सकता, मैथ्स वाला गुरु जी होता तो आराम से समझाता। अभी नहीं समझ में आएगा तभी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स वाले का काम है। ये हो गया नोट सबका। अधिभार मतलब कर के ऊपर कर। रुद्र प्रताप देव समझ में आ रहा है, मैडम आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपको ऐसे ऐसे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये
चारों पॉइंट नोट कर लिए क्या भाई? हाँ, नोट करो चलो। पहला लिखो, कर ढांचे को चार भागों में बांटा जाए। आगे भाई भवानी, भवानी पाठक, चिराग अली शाह, मजनू शाह। कर ढांचे को चार भागों में बांटा जाए। दूसरा, कर के ऊपर लगाई जाने वाले अधिभार को समाप्त किया जाए। कर के ऊपर लगाई जाने वाले अधिभार को समाप्त किया जाए। कर के ऊपर लगाई जाने वाली अधिभार को समाप्त किया जाए। अगला, हो गया। कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाए। कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाए। कर में कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त की जाए। कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाए। कर में दी जाने वाली छूट को समाप्त किया जाए। अगला, विधवा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर में राहत दिया जाए। विधवा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर में राहत दिया जाए। विधवा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर में राहत दी जाए। फिर से बोलो, क्या क्या पॉइंट लिखे हो भाई? चैप्टर नंबर कौन सा है? हेडिंग हो गया सबका? चैप्टर नंबर 1, बजट एवं राजकोषीय नीति, बजट एंड फिस्कल पॉलिसी। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 112 संविधान वाले सर आपको पढ़ाएंगे। इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय और सरकार के व्यय का विवरण कहां पर रखवाता है? रखता वित्त मंत्री है। रखता कौन है? रखवाता कौन है? राष्ट्रपति। इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे ही केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बजट के लिए संविधान में कौन सा शब्द लिखा है, तो उत्तर है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द संविधान में नहीं लिखा है, तो बोलचाल की भाषा। ठीक है, बजट शब्द की उत्पत्ति बजट से हुआ है, आगे बताऊंगा मैं। चलो बोलो, 112 में क्या लिखा है? क्या परिभाषा है? राष्ट्रपति सरकार के आय तथा सरकार के व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखवाता है। इसे ही केंद्र सरकार का बजट भी कहा जाता है। ठीक है, सरकार का व्यय कहां कहां पर होगा, तो बताते जाओ भाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, ग्राम सड़क बने नहीं बने? स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय के लिए 12,000 रुपए किसको किसको मिला है? शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिला है, और मिला है। ठीक, बहुत बढ़िया। हमला नहीं मिल पाई थी यार, घर पक्की बोल दी। ठीक है, अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौन कौन गैस सिलेंडर मिले? फिर नहीं मिली यार, मुला घर पक्की है कई देश।
ठीक है। अगला आय। अब सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? टैक्स से मिलेगा। बहुत सारी सरकार की कंपनियां हैं जहां से लाभ मिलेगा, और इतने में पैसा कम पड़ गया तो सरकार लेगी उधारी। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आय और व्यय का विवरण है, इसी को क्या बोलते हैं? बजट। और संविधान में क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां जाएगा, इसका डिटेल संसद में रखवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। इसे ही केंद्र का क्या बोलते हैं? चलो लिखो 2 लाइन। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय तथा व्यय का विवरण, सरकार के आय तथा व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखवाता है। सरकार के आय तथा व्यय का विवरण कहां रखवाएगा? संसद के समक्ष रखवाता है। इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण तथा केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण तथा केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। इसे ही वार्षिक वित्तीय विवरण तथा केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। हो गया नोट सबका? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है BOUGETTEE, बोगेट से। ठीक, साथ साथ लिखो, इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका क्या मतलब है? चमड़े का थैला। सबसे पहले चमड़े के थैले में आय व्यय का विवरण कौन लेके आया? तो ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के वित्त मंत्री, एग्जाम में आ चुका है, रॉबर्ट वालपोल ने 1733 में की। इसके बाद लिखना 18 फरवरी 1860। भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया? उनका नाम है जेम्स विल्सन। पहले भी ये नाम आया है। कहां पर आया है याद करो। सबसे पहले आयकर किसने लगाया? 18 फरवरी 1860। अगला 26 नवंबर 1947, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम है षणमुगम सेठी सुनिलसेट्टा। हाँ, गलत जवाब। आपको दिया हुआ 7 करोड़ वापस लेता हूँ। फरवरी 1950, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट।
प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री का नाम है जॉन। कौन इब्राहिम बोल रहा है? जॉन मथाई भाई। हाँ सर, आप सुन लेते हो इतनी बारीकी से, इतनी धीमी आवाज में बोलते हैं उसको भी। कान तेज है भाई, आंख भले कमजोर है। आयुषी गुप्ता नाम है ना, आयुषी गुप्ता। किराना दुकान है आपके घर में? गुप्ता लोग के घर में रहता है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, स न मु ग म। षडकोण का श से चालू हुआ है। मैं तो उसका पेट ऊपर में फोड़ा नहीं है यार। भ बोलते हो? पेट अगर ऊपर में फूटा होता तो भ लगता। अरे बचपन को याद करो ना, टीचर कैसे सिखाते थे। ऐसा कर लो और ऊपर में पेट को फोड़ दो, बन जाएगा भ। नोट करो भाई। हो गया बच्चों? हाँ भाई, कब जाएंगे यार? देख तो रहे हो 19 अक्टूबर से छुट्टी कर दिया है। 22 में 23। ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता दूं, जानकारी दे दूं। आपकी दिवाली की छुट्टी रहेगी 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, रविवार। 24 अक्टूबर शुक्रवार को क्लास लगेगी, और शनिवार 18 अक्टूबर को भी क्लास लगेगी। हाँ भाई। अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। हाँ? क्या बोल रहे हो? गिफ्ट? क्या गिफ्ट चाहिए आप? मेरे को देना ना आप लोग, कुछ गिफ्ट वगैरह देना मेरे को। कैसे भाई? पहले दे दो यार, दक्षिणा पहले दे देना। हो गया नोट सबका? पीछे, इधर, इधर नोनी। हो गया? क्या चीज? देखो, क्लास तो 19 अक्टूबर के एक दिन पहले तक लगेगी। इससे हम कुछ नहीं कर सकते भाई। थैंक यू।